अध्याय 76 लिंग सेन, ताकू। 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस में लिंग सेन, ताको और ज़ूंग गुआन्यू 3 अस्तित्व थे जिनके पास पूर्ण अधिकार था। यहां तक कि कई प्रमुख शिष्य भी उनकी प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा की तुलना नहीं कर सकते थे। 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस में प्रवेश करने के बाद तीसरे वर्ष से शुरू करके ये 3 लोग रैंकिंग स्टोन के शीर्ष 3 रैंकों में स्थित थे और इसे वर्तमान तक बनाए रखा था। अभी तक एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो उन प्रतिष्ठित पदों से उन पर दबाव डाल सका हो। रैंकिंग स्टोन ने केवल किसी की रैंक दिखाई, उन्होंने स्कोर प्रदर्शित नहीं किया। इसलिए इन 3 शीर्ष स्तरीय प्रतिभाओं में से किसी को नहीं पता था कि उन्होंने चौथे रैंक वाले शिष्य से कितने अधिक अंक हासिल किए हैं। ऐसी अफवाहें थीं कि चौथे स्थान के शिष्य पर झांग गुआन्यू के 10,000 से अधिक अंक थे, लेकिन ये अफवाहें असली थीं या नकली, कोई नहीं जानता था। संक्षेप में, लिंग सेन, ताकू और ज़ूंग गुआन्यू बेहद गहरी और गहरी ताकत वाले 3 लोग थे। उन्होंने फुसफुसाया कि लिंग सेन, जो शारीरिक परिवर्तन के 5वें चरण में आधा कदम था, पल्स कंडेंसेशन अवधि में एक मार्शल आर्टिस्ट की ताकत से तुलना कर सकता है। इतना प्रभावशाली और सम्मोहक व्यक्ति वे संभवतः किस पर ध्यान दे सकते हैं? इसका झांग कैंग या लियू मिंगजियांग होना असंभव था। हालांकि वे मजबूत थे, लेकिन पिछले 2 वर्षों में वे रैंकिंग स्टोन के शीर्ष 100 में जगह बनाने में कामयाब नहीं हुए थे। वे बिल्कुल भी ऐसे व्यक्ति नहीं थे जिन पर लिंग सेन या ताकू भी ध्यान देने की जहमत उठाएं। वांग यानफेंग भी अयोग्य थे। हालांकि उसके पास चौथी श्रेणी की बेहतर प्रतिभा थी, लेकिन लिंग सेन और ताकू की नज़र में वह भी एक महत्वहीन अस्तित्व था जिसने पहली बार मुश्किल से शीर्ष 180 में प्रवेश किया था। वह बस दयनीय था। तो यहाँ एकमात्र युवा जो चिंता का विषय है, वह केवल लिन मिंग ही हो सकता है। वे उसे देखने आए होंगे। पहले 10,000 किलिंग एरे मूल्यांकन के दौरान जिसमें उन्होंने भाग लिया था, वह 126वीं रैंक तक पहुंचने में कामयाब रहे थे। यहां तक कि इस संबंध में झांग गुआन्यू उनसे कमतर थे। वे यह देखने आए थे कि यह युवक कौन है। इस समय भीड़ में झांग कैंग और लियू मिंगजियांग भी आ गए थे, लेकिन क्योंकि लिंग सेन और ताकू यहां थे, उनकी लाइमलाइट पूरी तरह से छीन ली गई थी। जुआ खेल रहे इन दोनों पर किसी ने ध्यान तक नहीं दिया। झांग कैंग ये सोचने के लिए पर्याप्त आत्ममुग्ध नहीं था कि ये 2 लोग, लिंग सेन और ताकू, उसे देखने के लिए यहां एक जुए के मैच में आएंगे। वे निश्चित रूप से लिन मिंग की जांच करने के लिए यहां आए थे। जैसे ही झांग कैंग को इसका एहसास हुआ, उसे अपने दिल में बहुत असहजता महसूस हुई। अगर वह जीत भी गया तो भी लिंग सेन और ताकू का ध्यान उस पर नहीं होगा। हम्फ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी तरफ देखने की? मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम्हारा निर्णय मूर्खतापूर्ण और गलत था। झांग कैंग ने चुपके से अपनी मुठ्ठियां भींच लीं। लियू मिंगजियांग ने भी अपने दांत पीसते हुए कहा, झांग कांग, हमें न केवल जीतना है, बल्कि हमें साफ सुथरा और पूरी तरह से जीतना है। 5 चालों में हम इन लापरवाह बच्चों को अपने पैरों तले दबा लेंगे, अन्यथा अन्य लोग वास्तव में सोचेंगे कि हम बेकार कचरा है। हम्फ, मैं उस लिन लड़के के शरीर पर एक स्मृति चिन्ह छोड़ूंगा। मैं उसे इस जुए का पछतावा होने दूंगा। जैसे ही उसने ये कहा, झांग कैंग ने हाथ में पतले चाकू की मूठ का पता लगाया और उसकी ठंडी आंखें चमक उठीं। ये जुयान का भी अनुरोध था, न केवल उसके मार्शल आर्ट के दिल पर हमला करें, बल्कि उसे एक गंभीर घाव छोड़ दे जो उसकी भविष्य की खेती में बाधा डालेगा। अब तक लिंग मिंग और वांग यानफेंग भी आ चुके थे। आज लिन मिंग काले कपड़े पहनकर आया था और अपनी पीठ पर 8 फुट लंबा गहरे बैंगनी रंग का भाला लेकर आया था। इस 820 जिन भाले पेनिट्रेटिंग रेनबो ने लिन मिंग की पीठ को जरा भी नहीं झुकाया। उसकी मुद्रा भेदने वाले इंद्रधनुष की तरह थी। वह बिल्कुल सीधा खड़ा था। हालांकि उनकी साधना केवल शारीरिक साधना के तीसरे चरण में थी, लेकिन उनके दबंग तरीके के साथ संयुक्त सच्चे सार ने भीड़ के बीच एक भावना को जन्म दिया कि यह युवक वास्तव में अटल था।
ये लिन मिंग। अच्छा। ताको ने कहने के लिए अपना मुंह खोला। वह भाला जो वह ले जा रहा है, ऐसा लगता है कि भाला मेरे डंडे की तरह ही गहरे बैंगनी रंग के लोचदार लोहे से बना है। ऐसे डंडे से भाले का वजन निश्चित रूप से 800 जिन से ऊपर होता है। शाफ्ट में भयानक ताकत होती है। यदि वह इस हथियार का उपयोग करने का साहस करता है, तो उसे अपनी ताकत पर बहुत आत्मविश्वास होना चाहिए। ताको का हथियार एक छड़ी थी। यह एक ऐसा हथियार था जिसका प्रयोग बहुत कम मार्शल कलाकार करते थे। उनमें से बहुतों ने भालों का प्रयोग नहीं किया, लेकिन फिर भी आप उन्हें सेना में देख सकते हैं। परंतु एक लाठी का सेना में कोई उपयोग नहीं था। केवल कुछ मंदिर ही उनका उपयोग करेंगे जो जान लेने की बात नहीं करते थे। सैनिकों के बीच एक कर्मचारी को नेक आदमी के रूप में जाना जाता था। ताको का स्टाफ 860 जिन्स का था, और स्टाफ का शरीर गहरे बैंगनी लोचदार लोहे से बना था। मेघशिरा गढ़ा लोहे से बनी 2 सुनहरी पट्टियां दोनों सिरों पर चक्कर लगाती हैं। हालांकि यह कोई खजाना नहीं था, लेकिन अगर इसका इस्तेमाल किसी इंसान पर हमला करने के लिए किया जाता, तो एक भयानक ताकत होती। शीर्ष कर्मचारियों और क्लबों की शक्ति का वर्णन करते हुए उन्हें एक प्रहार एक घाव है, एक स्पर्श मृत्यु है के रूप में वर्णित किया गया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि एक कर्मचारी निकाय में एक भयानक कांपने वाली कुचलने वाली शक्ति थी। यदि उन पर प्रहार किया जाता तो वे घायल हो जाते, लेकिन यदि उन पर सीधे प्रहार किया जाता तो लोहे का कवच भी फट जाता। इसलिए इस तरह के लाठी जैसे हथियार के लिए खजाने की लाठी की ताकत गहरे बैंगनी लोचदार लोहे से बने हथियार से कमतर थी। भाला भी लाठी की तरह कुछ पहलुओं में उतना ही अद्भुत था, लेकिन शैली अधिक जटिल और विविध थी। ताको ने एक कर्मचारी का उपयोग किया, लिन मिंग जैसे किसी व्यक्ति के लिए जिसने भाले का इस्तेमाल किया। इसने गर्म भावनाओं को जन्म दिया। आखिरकार ये दोनों हथियार वैसे ही दुर्लभ थे। अफसोस की बात है, उनका मुकाबला झांग कैंग से है। मैं लिन मिंग की स्थिति नहीं देख सकता। मैं नहीं जानता कि क्या भविष्य में वह आकाश में उड़ेगा या क्या वह जनता में लुप्त हो जाएगा। लेकिन अभी वह झांग कैंग का मुकाबला नहीं है। क्या आपको लगता है कि यह लिन मिंग झांग कैंग के साथ कई चालों का आदान प्रदान कर सकता है? ताको अपनी तरफ मुड़ा और लिंग सेन से पूछा। लिंग सेन ने ताको की ओर देखा और एक सवाल के साथ जवाब दिया, आपने तय कर लिया है कि लिन मिंग हार जाएगी? ओह, क्या आप सचमुच सोचते हैं कि यह लिन मिंग जीत सकता है? ताको ने सोचा कि उसने लिन मिंग को पहले ही उच्च मूल्यांकन दे दिया है। उनकी प्रतिभा को नजरअंदाज करने पर वह संभावित प्रतिद्वंद्वी हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा था कि लिंग सेन और भी अधिक मूल्यांकन देगा। लिंग सेन लिन मिंग पर ध्यान दे रहा था। इसका कारण आंशिक रूप से था क्योंकि उसने अपने पहले 10,000 किलिंग एरे असेसमेंट में 126 रैंक हासिल की थी, और आंशिक रूप से क्योंकि ड्रीम ट्रायल में मार्शल आर्ट के प्रति लिन मिंग का दिल उसके रिकॉर्ड को तोड़ने में कामयाब रहा था। यह इस बात का प्रमाण था कि लिन मिंग का मार्शल आर्ट के प्रति दिल पहले ही उनसे आगे निकल चुका था। लिंग सेन की आंतरिक भावनाएं और विचार लोहे की तरह दृढ़ और दृढ़ थे। उसकी कोई इच्छा नहीं थी और वह न्यायप्रिय भी था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसमें कोई खामी नहीं थी। उसका दोष उसका हत्यारा हृदय था। लिंग सेन की रक्तपिपासा बहुत अधिक थी। उसकी घातक आभा बहुत भारी थी, और उसके लिए अपने दिल के भीतर की बुराइयों को खत्म करना मुश्किल था। निश्चित रूप से लिन मिंग में भी कोई दोष था। इस संसार में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसके हृदय में कोई दोष न हो। इसलिए यह केवल इस बात पर निर्भर करता था कि किसके हृदय में दोष छोटा है। लिंग सेन की प्रतिभा चौथी कक्षा से कमतर थी। 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस में जहां प्रतिभाएं एकत्र होती थीं, इस प्रतिभा को केवल सभ्य माना जा सकता था। 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस में अपनी वर्तमान स्थिति हासिल करने के लिए उन्होंने वास्तव में जिस चीज पर भरोसा किया, वह मार्शल आर्ट का उनका दुर्जेय दिल था। उसने लिन मिंग में अपनी परछाई देखी थी,
और वो उस पर एक नजर डालना चाहता था और देखना चाहता था कि क्या वह कोई चमत्कार कर सकता है। लिंग सेन ने कहा, मुझे यकीन नहीं है कि लिन मिंग जीतेंगे या हारेंगे, लेकिन मैं जो जानता हूं वह यह है कि जब लिन मिंग 10,000 किलिंग एरे में थे तो उनकी साधना शारीरिक परिवर्तन के दूसरे चरण के चरम पर थी। अब वह पहले से ही शारीरिक परिवर्तन के तीसरे चरण में है। ऐसा ही लगता है। जब तक ताकत में अंतर बहुत बड़ा न हो, एक मार्शल कलाकार एक नजर में दूसरे की साधना बता सकता था। स्वाभाविक रूप से झांग कैंग और लियू मिंगजियांग ने भी लिनमिंग की वृद्धि पर ध्यान दिया। ये लड़का, उसकी किस्मत बहुत खराब है। इस दौरान उन्होंने वास्तव में एक सफलता हासिल की। ये क्रिम्सन गोल्ड ड्रैगन मैरो पिल और गोल्डन स्नेक स्कारलेट पिल की प्रभावकारिता के कारण है। यदि वह इन दोनों चमत्कारिक गोलियों को एक साथ खा ले, तो दवा की प्रभावकारिता धीरे धीरे उसके शरीर में चली जाएगी। ये बहुत अजीब नहीं है कि वह अगले चरण तक पहुंच जाएगा, अन्यथा रैंकिंग स्टोन पर रैंक 126 तक पहुंचना असंभव होता। झांग कैंग, आपको सावधान रहना होगा। लापरवाह मत बनो और नुकसान उठाओ। आप उसके बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं। वह फाउंडेशन स्पीयर तकनीक और फाउंडेशन मूवमेंट तकनीक की खेती करते हैं। इन हुनरों में जरा भी गहराई नहीं है। भले ही वह उन्हें बड़ी सफलता के स्तर तक अभ्यास करा दे, फिर भी उनमें कोई शक्ति नहीं होगी। केवल इसलिए कि उसमें आत्मविश्वास नहीं है, क्या वह मूर्ख होगा और इन दो मैनुअल को चुनेगा? मेरा चाकू कौशल तेज है। अपने बोझल भाले की तुलना में वह मेरे कपड़ों के आंचल को भी छूने में सक्षम नहीं होगा। अब तक धूपगढ़ी की छाया दोपहर के 11:15 पर थी। समय खत्म हो गया था। अध्याय 77। जब मुझे इसे बनाने की आवश्यकता होगी, मैं इसे बनाऊंगा। लियू मिंगजियांग मंच पर कूदने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्होंने वांग यानफेंग पर अपनी लंबी तलवार तान दी और मुस्कुराते हुए कहा, वांग यानफेंग, मरने के लिए ऊपर आओ। वांग यानफेंग ने ठिठुरते हुए कहा और निडर होकर मंच पर चले गए। आज ही वह दिन था जब उनका और लियू मिंगजियांग का मैच भी तय हो गया था। इस वांग यानफेंग के पास आखिरकार कुछ रीढ़ है। लिन मिंग देख सकते थे कि वांग यानफेंग अपने आत्मविश्वासपूर्ण तरीके का दिखावा नहीं कर रहे थे। वांग यानफेंग और लियू मिंगजियांग के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। भले ही वांग यानफेंग की प्रतिभा प्रतिभाशाली थी, उसके लिए केवल 1 महीने में लियू मिंगजियांग तक पहुंचना असंभव था। लेकिन जीत की सबसे कम संभावना होने पर भी उन्होंने इसका साहसपूर्वक सामना किया। ये काफी दुर्लभ और सराहनीय उपलब्धि थी। वांग यानफेंग ने अपनी खजाना तलवार निकाली और उसमें अपना असली सार डाल दिया। सत्य के 9 पथ की हरी किरणें एक एक करके जीवंत रूप से झिलमिलाती हुई आईं। इसकी चमक और दृढ़ता उस समय की तुलना में कई गुना अधिक थी जब उसने लिन मिंग के साथ लड़ाई की थी। इस महीने के दौरान वांग यानफेंग ने एक पागल आदमी की तरह खेती की थी, जिसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था। हालांकि वह शारीरिक परिवर्तन के तीसरे चरण के शिखर तक पहुंचने में सक्षम नहीं था, लेकिन उसका असली सार विसरा प्रशिक्षण बहुत अधिक गहन और पूर्ण स्तर तक पहुंच गया था, और उसने शारीरिक परिवर्तन के तीसरे चरण में अपनी साधना को समेकित कर लिया था। वांग यानफेंग की सत्य के 9 पथ तलवारबाजी को देखकर लियू मिंगजियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा लगता है कि आपने थोड़ी प्रगति की है, लेकिन यह अफसोस की बात है, आप अभी भी मुझ तक पहुंचने से बहुत दूर हैं। अब मरो, लियू मिंगजियांग चिल्लाया। उसने अपनी तलवार निकाली और वांग यानफेंग पर वार कर दिया। जैसे ही उसने हवा को चीरा, उसकी तलवार बैंगनी भूरे रंग की हो गई और एक अजीब फॉस्फोरेसेंट रोशनी के साथ चमकने लगी। पेंग पेंग पेंग, लियू मिंगजियांग की तलवार से 3 वार हुए। जैसे ही लियू मिंगजियांग ने अपना असली सार उसमें प्रवाहित किया, खजाना रैंक तलवार एक भेदी ध्वनि के साथ चिल्लाई। वांग यानफेंग थोड़ा पीछे हटे। सत्य के 9 पथ के प्रतीक तलवार की धार पर प्रकाश से चकाचौंध होने लगे। उसकी तलवार के एक झटके से
लियू मिंगजियांग की तलवार की हवा अलग हो गई और कमजोर हो गई। अपनी तलवार के एक और वार से वांग यानफेंग ने लियू मिंगजियांग की पहली तलवार के पवन प्रहार को तोड़ दिया। चा चा चा, वांग यानफेंग ने पीछे की ओर कदम बढ़ाते हुए अपनी तलवार लहराई। उसने लियू मिंगजियांग की तलवार की हवा को बार बार काटा। इस भयानक हमले के अंत तक हवा के थपेड़ों ने उसके कपड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दिया था, लेकिन वांग यानफेंग का कदम शांत था, और यद्यपि उसका असली सार तेजी से उतार चढ़ाव कर रहा था, लेकिन यह अराजक नहीं था। आपके पास कुछ अच्छे कौशल हैं, लेकिन आप अभी तैयार नहीं हैं। हेवेनली किंग्स क्रशिंग चक्रम ब्लेड। लियू मिंगजियांग ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसके शरीर के चारों ओर सच्चे सार की धुंध एक समृद्ध बैंगनी रोशनी के साथ चमकने लगी। यह भाप के बादल की तरह उसके ऊपर से निकल गया। उसकी 3 फुट लंबी तलवार एक शानदार रोशनी से चमकने लगी जो ब्लेड की लंबाई तक फैल गई। सच्चा सार एक साथ एकत्रित हुआ और तलवार की नोक के अंत में तेजी से घूमने वाला एक धर्म चक्र बना। हेवेनली किंग्स क्रशिंग चक्रम ब्लेड। यह डिपॉजिटरी का एक उच्च स्तरीय मार्शल कौशल है। इसका अभ्यास करना बहुत मुश्किल है, लेकिन यह लियू मिंगजियांग वास्तव में ऐसा करने में सफल रहा। वांग यानफेंग खतरे में है। लिन मिंग ने इस मार्शल कौशल हेवेनली किंग्स क्रशिंग चक्रम को देखते हुए अपनी आंखें सिकोड़ लीं। यह सच्चा सार था जिसने एक अजीब स्वनिहित प्रणाली का निर्माण किया था। बस इसे देखने पर ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि इसमें कोई दोष नहीं था, लेकिन लिन मिंग ने पाया था कि लियू मिंगजियांग इस मार्शल कौशल का जबरदस्ती उपयोग कर रहा था। वह अनिच्छा से ही इस हेवेनली किंग्स क्रशिंग चक्रम का उपयोग करने में कामयाब रहा था। लिन मिंग की नज़र में वह देख सकता था कि खजाने की तलवार में सच्चे सार के प्रसार में बहुत सारी खामियां थीं। यदि वांग यानफेंग जीतना चाहते थे, तो उनका एकमात्र रास्ता अभी आगे बढ़ना था और लियू मिंगजियांग को अपनी तलवार को असली सार प्रदान करने से रोकना था। हालांकि वांग यानफेंग एक शिलालेख विशेषज्ञ नहीं थे और वह ओवरबियरिंग सोल टैक्टिक नहीं जानते थे, और इस प्रकार उनके लिए लियू मिंगजियांग की तलवार में सच्चे सार का मार्ग देखना असंभव था। इस समय वांग यानफेंग चले गए। हालांकि लियू मिंगजियांग की आभा डराने वाली थी, वांग यानफेंग ने इस धारा के विपरीत तैरने का संकल्प लिया था। वह स्पष्ट था, यह उसका एकमात्र मौका था। इससे पहले कि लियू मिंगजियांग का धर्म चक्र अपने शीर्ष रूप में संघनित हो जाए, उसे हमला करना होगा और उसके हेवेनली किंग्स क्रशिंग चक्रम को हराना होगा। वांग यानफेंग ने अपनी तलवार लहराई। उनका लक्ष्य हेवेनली किंग्स क्रशिंग चक्रम नहीं था, न ही यह लियू मिंगजियांग की खजाने की तलवार के वास्तविक सार के प्रवाह में कमजोर बिंदु थे। इसके बजाय वह जिस बिंदु पर प्रहार करेगा वह लियू मिंगजियांग की छाती थी। वांग यानफेंग की तलवार सच्चे सार से भरी हुई थी और ऐसा लग रहा था जैसे बिजली उसके ब्लेड को चमका रही हो, अपने साथ हवा और गड़गड़ाहट की आवाज लेकर आ रही हो। ये थी मार्शल स्किल, थंडरक्लाउड स्ट्राइक। यह कदम उच्च श्रेणी का मार्शल कौशल था जिसे वांग यानफेंग ने डिपॉजिटरी में चुना था। उस समय वांग यानफेंग ने डिपॉजिटरी में 3 मैनुअल चुने थे: डिवाइन यांग पावर, स्वान फेदर फॉल और थंडर क्लाउड स्ट्राइक। ये 3 साधना विधियां और युद्ध कौशल बिल्कुल भी सरल नहीं थे। वांग यानफेंग की उत्कृष्ट प्रतिभा के बावजूद उनके लिए कम समय में उन्हें सीखना असंभव होगा। डिवाइन यांग पावर एक कौशल था जिसका उपयोग किसी की साधना को बढ़ाने के लिए किया जाता था। किसी की साधना और शक्ति को सुधारने में 1 रात और दिन या 1 महीने से भी अधिक समय लगेगा। स्वान फेदर फॉल एक आंदोलन तकनीक थी, लेकिन यह भी उसकी युद्ध क्षमता को तुरंत नहीं बढ़ा सकती थी। इसलिए वांग यानफेंग ने शेष महीने का अधिकांश समय थंडर क्लाउड स्ट्राइक की खेती के लिए उपयोग किया था। अब उनकी थंडर क्लाउड स्ट्राइक ने अंततः कुछ परिणाम दिखाए थे, और उन्हें विश्वास था कि इस कदम से वह एक चमत्कार पैदा करेंगे। ना, वे, आपने केवल 1 महीने के लिए थंडर क्लाउड स्ट्राइक का अभ्यास किया है। आप इसकी तुलना मेरे
हेवनली किंग्स क्रशिंग चक्रम से करने के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं? लियू मिंगजियांग चिल्लाया। हेवनली किंग्स क्रशिंग चक्रम को धारण करने वाली लंबी तलवार नीचे गिर गई। घूमता हुआ धर्म चक्र ऐसे नीचे गिर गया मानो वह कोई ब्लैक होल हो जो सारा जीवन निगल सकता हो। टकराना। थंडरक्लाउड स्ट्राइक और हेवनली किंग्स क्रशिंग चक्रम एक दूसरे से टकरा गए। सच्चे सार की तीव्र टक्कर हवा के दबाव की एक गुब्बारा शक्ति बन गई, जैसे कि यह एक ज्वार का केंद्र था जो बाहर की ओर बढ़ रहा था। हवा में बिजली चमकी और गड़गड़ाहट की आवाज से सारा शोर खत्म हो गया। वांग यानफेंग और लियू मिंगजियांग दोनों उल्टे उड़ते हुए पीछे की ओर उछले थे। लियू मिंगजियांग ने हवा में कई बार गाड़ी चलाई, इससे पहले कि वह अंततः अपनी तलवार को जमीन में घोंपने और खुद को स्थिर करने में कामयाब रहे। उसकी छाती में खून दौड़ गया, जिससे वह लगभग लड़खड़ाने लगा। उस आखिरी टक्कर में वह लगभग गंभीर रूप से घायल हो गया था। हालांकि वांग यानफेंग की स्थिति दयनीय थी। खतरनाक तरीके से एक बड़े पेड़ से टकराने से पहले उसका शरीर एक चिथड़े की गुड़िया की तरह कई दर्जन फीट तक पीछे की ओर फेंका गया था। उसका पैर चोट के कारण गहरे लाल रंग का हो गया था। उसने अपना मुंह खोला और खांसते हुए खून निकाला। वांग यानफेंग हार गए। पूर्वानुमेय, लेकिन यह पहले से ही बहुत प्रभावशाली है कि वह लियू मिंगजियांग को इस हद तक मजबूर कर सकता है। एक नया शिष्य पुराने शिष्य को कैसे हरा सकता है? क्या यहाँ हर कोई प्रतिभावान नहीं है? हम यहाँ 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस में कई वर्षों तक रहे हैं। यदि हम किसी नए शिष्य से हार जाते हैं, तो हमने यहाँ साधना में जो वर्ष बिताए हैं वे सभी बेकार हैं। ये लिन मिंग भी बिल्कुल हार जाएगी। ये नए लोग हैं, हम उन्हें मारते पीटते नहीं हैं और वे सोचते हैं कि वे हमारे सिर पर सवार हो सकते हैं। अर्थ हॉल के एक पुराने शिष्य ने अपने होठों को सिकोड़ते हुए तिरस्कार के साथ कहा। वांग यानफेंग ने घुटने के बल गिरते हुए अपनी तलवार से खुद को सहारा दिया। उसने अपने बाएं हाथ से अपने होठों का खून पोंछा। उसने लियू मिंगजियांग को उदासीनता से देखा और अपनी बाह की लहर के साथ उस पर 5 सच्चे सार पत्थर फेंके। आज तुमने मेरे हाथ से जो छीना, मैं भविष्य में उससे दोगुना मांगूंगा। वांग यानफेंग ने जमकर ये शब्द कहे। प्रत्येक शब्द को सभी ने सुना क्योंकि यह हर सतह पर गूंज रहा था। वह मुड़ा और अपनी तलवार से खुद को खड़ा किया और अपने टूटे हुए पैर को खींचते हुए कदम दर कदम बाईं ओर चला गया। लिन मिंग ने जाते हुए वांग यानफेंग को देखा। वह उसके प्रति प्रशंसा की भावना महसूस किए बिना नहीं रह सका। वांग यानफेंग की किस्मत बहुत खराब थी। जब से उन्होंने 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस में प्रवेश किया, उन्हें बार बार असफलताओं का सामना करना पड़ा और बार बार निराश और पराजित होना पड़ा। अहंकारी प्रतिभाओं के लिए अपनी असफलताएं थीं और उनके लिए इन सभी आपदाओं से उबरना असंभव होगा। लेकिन यह वांग यानफेंग इस सब के बावजूद डटा रहा। यह वास्तव में प्रशंसा के योग्य था। लिन मिंग, ऊपर आओ, अब तुम्हारी बारी है। आपका भी वही हश्र होगा जो उस हारे हुए व्यक्ति का हुआ था। लियू मिंगजियांग के चले जाने के बाद झांग कैंग ने मंच पर कदम रखा। झांग कैंग की रैंकिंग स्टोन रैंक 103 थी। उसकी ताकत संभवतः लियू मिंगजियांग से कहीं बेहतर थी। लिन मिंग पेनिट्रेटिंग रेनबो को अपनी पीठ पर बांधकर मंच पर ले गए और झांग कैंग के सामने खड़े हो गए। वांग यानफेंग और लियू मिंगजियांग के बीच का मैच केवल भूख बढ़ाने वाला था। लिन मिंग और झांग कैंग के बीच यह मैच मुख्य खेल था जिसे देखने के लिए उपस्थित अधिकांश लोग आए थे। इन लोगों के बीच नए शिष्यों को स्वाभाविक रूप से उम्मीद थी कि लिन मिंग जीतने के लिए अपना सब कुछ इस्तेमाल करेंगे। अगर वह हार भी गया तो भी वह बहुत बुरी तरह नहीं हार सकता था। लेकिन पुराने शिष्यों की इच्छा थी कि झांग कैंग एक जबरदस्त श्रेष्ठ जीत हासिल करें और इन नए शिष्यों को, जो खुद को अचूक मानते थे, नए और पुराने के बीच का अंतर सिखाएं। लिन मिंग को मंच पर आते देखकर लिंग सेन और ताकू तुरंत ध्यान में खड़े हो गए।
रैंकिंग स्टोन पर लिन मिंग 126वें स्थान पर क्यों पहुंचे, इसका कारण तुरंत स्पष्ट हो जाएगा। मैच आधिकारिक तौर पर शुरू होने से पहले झांग कैंग ने एक पतला कृपाण निकाला। कृपाण के हैंडल में मूठ गार्ड नहीं था। कृपाण ब्लेड सीधे मूठ से जुड़ा हुआ था। कृपाण ब्लेड 2 फीट और 8 इंच लंबा था और 3 इंच से अधिक चौड़ा नहीं था। ब्लेड का किनारा कागज की तरह पतला था और यह एक नज़र से देखा जा सकता था कि इस कृपाण को गति की चरम सीमा पर चलाया जाना था। निःसंदेह यह कृपाण एक खजाना था। 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस में यदि कोई शिष्य शीर्ष 100 रैंक में था, भले ही वे एक कुलीन परिवार का हिस्सा न हों, उन्हें आसानी से एक प्रमुख शक्ति में भर्ती किया जा सकता था और कुछ सुविधाएं प्राप्त हो सकती थीं। उनके लिए खजाना देना कुछ भी नहीं था। अपना भाला खींचो, लिन मिंग। मैं ये देखना चाहता हूं कि आपने फाउंडेशन स्पीयर तकनीक का कितनी अच्छी तरह अभ्यास किया है। क्या आप छोटी सफलता तक पहुंच गए हैं? इतनी सरल साधना विधि, छोटी सफलता तक पहुंचने के लिए 1 महीना पर्याप्त होना चाहिए। झांग कैंग व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराया। फाउंडेशन स्पीयर तकनीक की छोटी मोटी सफलता की तो बात ही छोड़िए, भले ही वह परफेक्ट भी हो, इससे उन्हें कोई खतरा नहीं होगा। चूंकि लिंग सेन और ताकू ने लिन मिंग पर इतना ध्यान दिया था, तो वह दुर्भावनापूर्वक लिन मिंग को अपने पैर के नीचे दबाकर उसके ऊपर से कूद जाएगा। झांग कैंग ने अपने असली सार को अपनी पतली कृपाण में प्रवाहित होने दिया। उसने लिन मिंग को स्थिर खड़े देखा और उसकी भौं पर झुर्रियां पड़ गईं। क्या आप अपना हथियार निकालने जा रहे हैं? लिन मिंग ने धीरे से जवाब दिया, जब मुझे इसे खींचने की जरूरत होगी, मैं इसे खींचूंगा। क्या कहा आपने? झांग कैंग का दिल गुस्से से जल गया। ये सोचने के लिए कि अर्थ हॉल के एक श्रेष्ठ शिष्य के रूप में उन्हें वास्तव में मार्शल हाउस के एक नए शिष्य द्वारा नीची दृष्टि से देखा गया था। इसके अलावा इस लिन मिंग की ताकत उससे कम थी। वह बिल्कुल नहीं जानता था कि मरने का क्या मतलब होता है। जब आपको इसे खींचने की आवश्यकता होगी तब आप इसे खींचेंगे। अच्छा, बहुत अच्छा। आज मैं बहुत अच्छी तरह देखूंगा और देखूंगा कि क्या तुम्हें अपना भाला निकालने का भी मौका मिलता है।